तो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या है कि वी टू रिटेल का रिजल्ट आया है आज, टाइमेक्स का रिजल्ट आया है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बात करूँगा। इसके अलावा जो ट्रेड डील को लेके न्यूज़ आ रहे हैं, इंडिया-यूएस ट्रेड डील को लेके कि कल रात में डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पे लिख दिया, 2-4 लाइनें लिख दी। ज़्यादा क्लियर नहीं था उनका जो मैसेज था कि क्या हुआ, क्या नहीं, बस उन्होंने एक तरीके से अनाउंस कर दिया कि ट्रेड डील हो गई है। हालाँकि इंडिया की तरफ से आज इस चीज़ों को क्लेरिफ़ाई किया गया है कि कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। ट्रेड डील को लेके चीज़ें अभी फाइनलाइज़ नहीं हुई हैं, बट ये है कि फाइनल होने की ओर ही हैं चीज़ें। और ये तो क्लियर है कि मतलब टैरिफ जो इंडिया पे लग रहे थे, यूएस जो लगा रहा था, उसको तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कम कर दिया है, तो वो शायद आज से इफ़ेक्टिव भी हो गया था। तो इस चीज़ को मार्केट ने काफ़ी पॉज़िटिवली लिया है, पॉज़िटिवली रिएक्ट किया है। मार्केट में मतलब अच्छी खासी बाइंग थी, हमारा इंडेक्स ये अराउंड 2.5% पौने 3% के आसपास ऊपर चला गया। एफआईआईज़ ने ज़बरदस्त बाइंग की, एफआईआई जो कि लगातार सेल कर रहे थे, जनवरी में ही अराउंड 40,000 42,000 के आसपास वो सेल कर चुके थे। 40,000 करोड़ के आसपास सेल कर चुके थे। तो आज उन्होंने अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की, जो कि ज़बरदस्त बाइंग थी। तो देखिए ये चीज़ें तो होनी ही थी, मतलब ये जो ट्रेड डील्स हैं वो आज हो, 2 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, ये चीज़ें होनी ही थी, आज नहीं तो कल। चीज़ें ऑन ट्रैक थी, मतलब ये हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन हो जाता। बट जो भी चीज़ें होंगी उसका इंडिया को बेनिफिट ही मिला। इंडिया और ईयू का ट्रेड डील भी हो गया, जो कि पिछले लगभग 2 डिकेड से नहीं हो पा रहा था। तो वो भी इंडिया को एक एडवांटेज मिल गया कि इन चीज़ों में वो ट्रेड डील हो गया। यूएस का भी ट्रेड डील होने की ओर ही है। इसके अलावा हमने ऑस्ट्रेलिया से, न्यूज़ीलैंड से और भी 2-4 कंट्री, यूके से, इन सब से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए चीज़ें आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ही दिख रही हैं। हर लिहाज से। मतलब हमारा डोमेस्टिक जो कंज़म्पशन है उसमें भी बूस्ट आने के चांसेज़ हैं। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज़ को उसमें भी अच्छा खासा बूस्ट आने के चांसेज़ हैं। तो ओवरऑल हमारी कंट्री की जो इनकम है वो बढ़ेगी और तेज़ी से बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, लोगों का कंज़म्पशन बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा। सब चीज़ें अच्छी होंगी, इकोनॉमी का जो ग्रोथ का फिगर है वो अच्छा आएगा, नॉमिनल टर्म में हमारी जीडीपी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। तो फॉरेनर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे आएँगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मार्केट अट्रैक्टिव हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ज़्यादा रिटर्न के लिए फॉरेनर्स भी आएँगे। हमारा जो डोमेस्टिक एसआईपी का नंबर है वो भी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं। अब एफआईआईज़ जो कि लगातार सेल कर रहे हैं, पिछले साल हम आई थिंक 2025 में भी 1 लाख करोड़ के आसपास, सवा लाख करोड़ के आसपास इन्होंने सेल किया। अकेले जनवरी में जो है 40,000 45,000 करोड़ के आसपास इन्होंने सेल किया। तो इसके बावजूद भी हमारा मार्केट उतना गिरा नहीं, गिरा ज़रूर। निफ्टी इंडेक्स जो है उसमें तो ज़्यादा गिरावट नहीं आई, बट स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट आई, बट बहुत गिरावट नहीं आई। तो वो इसीलिए नहीं आई क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी अच्छा उसमें मतलब रुझान बना हुआ है उनका, और लगातार जो है इन्वेस्टिंग कल्चर इंडिया में ग्रो कर रहा है। तो हमारे लिए जो है चीज़ें काफ़ी आगे चल के अच्छी ही होने वाली हैं। ये जो हमें गिरावट मिला था तो काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी। बहुत से लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाया होगा। बहुत से लोग इस अपॉर्चुनिटी से डर भी गए होंगे और वो मार्केट से एग्ज़िट भी कर गए होंगे। तो वो ऐसे ही लोग हैं जिनका कि कहीं भी रिटर्न बनता नहीं है। वो हमेशा मार्केट जब एकदम टॉप पे होगा, जब बियर मार्केट एकदम पीक पीक पे होगा और हेडलाइन्स आ रहे होंगे कि इतने मल्टीबैगर्स निकल गए, तब वो मार्केट में आएँगे। वो अचानक से टिड्डी दल की तरह जो है मार्केट में आ जाएँगे। फिर जैसे ही गिरावट होगी, 20-30% को लॉस होता हुआ दिखेगा, तो वो मार्केट से एग्ज़िट भी कर जाएँगे। उनको लगेगा कि भाई यहाँ तो पैसा बनता ही नहीं, ये बेकार चीज़ है। क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है कि मार्केट काम कैसे करता है। वो केवल लालच में यहाँ आते हैं। देखिए, पैसा तो कहीं भी बन सकता है। कोई कमोडिटी में पैसा बनाता है, कोई रियल एस्टेट में पैसा बनाता है, कोई इक्विटी में पैसा बनाता है, कोई स्क्रैप जो ये कबाड़ वगैरह होता है, उसकी ट्रेडिंग करके भी पैसा बनाते हैं लोग। तो बस क्या है कि आपको उन चीज़ों की समझ कितनी अच्छी है। आप जिस काम से भी पैसा बनाना चाहते हो, आपको आपके पास उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। आप वो काम समझते कितने अच्छे से हो। अगर आप अच्छे से समझते हो उस काम को और पेशेंस के साथ उसको काम करते रहते हो, तो उसमें आपका आउटकम अच्छा आएगा, आपके फ़ेवर में आएगा। बट अगर आप इनकी तरह हो जो कि कभी उनको समझ में आएगा कि गोल्ड में रिटर्न बन रहा है तो उछल के गोल्ड में आ जाएँगे। फिर उनको पता चलेगा कि इक्विटी में रिटर्न बन रहा है तो उछल के इक्विटी में आ जाएँगे। फिर उनको पता चलेगा रियल एस्टेट काफ़ी बूम में चल रहा है तो वो उछल के वहाँ आ जाएँगे। तो ऐसे लोगों का तो कहीं रिटर्न नहीं बनता है। हाँ, अगर बात करें कि जो डेटा है और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता है। इक्विटीज़ वोलेटाइल होते हैं, सबके बस की बात है नहीं कि 20-30% से पोर्टफोलियो नीचे आ जाए तो वो उसको पकड़े बैठे रहें। बट ये है कि वोलेटाइल होता ज़रूर है, बट सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे फास्ट रिटर्न इक्विटीज़ में ही बनते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, तो
बिल्कुल आप इक्विटी में बने रहिए। आपको नहीं समझ में आता है बट आपको इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हो, आप में आग है, तो भी आप इक्विटी में आओ, सीख-सीख धीरे-धीरे सीखो, सीख-सीख के अपनी पोज़ीशन को बढ़ाते चलो और आप मतलब एक बुल मार्केट आपको चाहिए। एक बुल मार्केट जो कि 3, 4, 5 साल तक चल जाए, बस इतना ही आपको चाहिए। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास कैपिटल है, तो आप आसानी से 3, 4 साल, 5 साल के टाइम फ्रेम में अपने कैपिटल को 20x, 30x, 50x तक आराम से कर सकते हो, जो कि मोर दैन सफिशिएंट है। और अभी हमारा मार्केट जहाँ पे खड़ा है, तो ये मतलब एकदम बेस बनाने का काम कर रहा है कि यहाँ से अब बुल मार्केट ही आएगा। बियर मार्केट तो है ही है, बेयरिश तो है ही है मार्केट, अब इसके बाद बियर के बाद बुल ही आता है। तो अब इसके बाद मार्केट में जो है बाइंग ही आएगी, यूफ़ोरिया क्रिएट होगा, बबल क्रिएट होगा, मार्केट बुलिश होगा, तो वहाँ पे आपका पैसा बन जाएगा। बस ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और आप इस समय मार्केट में हो, मार्केट में बने हो। तो चलिए अब बात करते हैं वी2 रिटेल का। तो वी2 रिटेल का आज रिज़ल्ट आया है। बिज़नेस अपडेट तो इन्होंने पहले ही दे दिया था जनवरी में ही, जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ था, तो वहाँ से हमें समझ में आ गया था कि इनका रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ आ गई है। वी2 रिटेल का रेवेन्यू 57% से ग्रो कर गया है, तो ये हमें पहले ही पता चल गया था और ये ग्रोथ तब आई थी, जबकि जो जो दूसरे रिटेलर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आ रहा था। और क्यों अच्छा नहीं आ रहा था? क्योंकि जो दुर्गा पूजा है, वो Q2 में काफ़ी हद तक शिफ्ट हो गया था। तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आना था Q3 में, क्योंकि लास्ट ईयर Q3 में दुर्गा पूजा और दीपावली दोनों Q3 में थे। इस बार दुर्गा पूजा Q2 में शिफ्ट हो गया था, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट उसका आना था, वो Q2 में आ गया, Q3 में आया नहीं। तो उस वजह से लास्ट ईयर Q2 का बेस बड़ा था, क्योंकि दुर्गा पूजा, दीपावली दोनों Q2 में थे। इस बार ऐसा हुआ नहीं। तो वो जो उसकी वजह से Q3 में बहुत से रिटेलिंग कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। बिज़नेस अपडेट जो है वो अच्छे नहीं आए। बट वी2 रिटेल ने अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा दिखाने के पीछे एक तो ये स्टोर्स अपने तेज़ी से बढ़ा ही रहे हैं और दूसरा एक चीज़ इनके फ़ेवर में काम किया कि जो विंटर है, नॉर्थ इंडिया में विंटर्स ठीक-ठाक पड़ते हैं। लास्ट ईयर उतनी ज़्यादा विंटर थी नहीं। इस बार विंटर लास्ट ईयर से आप कंपेयर करोगे तो जल्दी आ गया और इवन जनवरी एंड होने के बाद भी अभी भी नॉर्थ इंडिया में विंटर का इम्पैक्ट है। मतलब Q3 एंड होने के बाद Q4 में भी आपको विंटर का इम्पैक्ट दिखेगा इनके सेल्स में। तो इस चीज़ का एडवांटेज वी2 रिटेल को मिला कि विंटर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका वो हाई टिकट आइटम्स होते हैं, उनका एवरेज सेलिंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि आपके गर्मियों के कपड़े होते हैं उनसे आप कंपेयर करोगे। मार्जिन भी ऑब्वियसली थोड़ा-सा ज़्यादा बनेगा। तो इस वजह से इनका Q3 का नंबर अच्छा है सेल्स का। बट जो बिज़नेस अपडेट में हमको तो ये पता था कि सेल्स का नंबर इतना आ गया है, अच्छा आ गया है। बट पैट का नंबर तो हमें पता नहीं था, ईपीएस का नंबर पता नहीं था। तो अब जब इनका फुल रिज़ल्ट आ गया तो हमें ये भी पता चल गया कि इनका पैट जो जो है वो तो उसमें और ज़बरदस्त ग्रोथ आ गई है। उसमें 99% इनका पैट ही बढ़ गया है। इनका ईपीएस जो है डबल हो गया है लास्ट ईयर के Q3 से आप कंपेयर करोगे तो। तो इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 294 तक पहुँच गए हैं इस Q3 के एंड होने तक। इसके अलावा अगर हमको पिक्चर अच्छे से समझना है कि तीनों क्वार्टर में हुआ क्या है, क्योंकि दुर्गा पूजा Q2 में शिफ्ट हो गया, लास्ट ईयर Q2 Q3 सॉरी लास्ट ईयर के Q3 में ही दुर्गा पूजा और दीपावली था, तो इससे हमें थोड़ा कंपेयर करने में अगर असुविधा हो रही है, तो आप इसको ज़्यादा सरल करने के लिए आप तीनों क्वार्टर को एक साथ कंपेयर करो, कि लास्ट ईयर के Q1, Q2, Q3 में क्या सेल्स का नंबर था, उससे इस बार के Q1, Q2, Q3 में क्या सेल्स का नंबर में ग्रोथ आया है। प्रॉफ़िट में कितनी ग्रोथ आया है, ऐसा आप हर रिटेलर के साथ करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगी। अगर हम पिछले 9 मंथ का फिगर देखें, तीनों क्वार्टर को कंपेयर करें तो 64% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है और पैर जो है 119% से ग्रो हुआ है वी2 रिटेल का, जो कि ज़बरदस्त है। वहीं स्टोर की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया है कि इस क्वार्टर के एंड होने तक इनके पास 294 स्टोर्स हो गए हैं। 35 स्टोर्स इन्होंने Q3 में ऐड किया है, जो कि बिज़नेस अपडेट में भी था। इसके अलावा इन 9 महीनों में इन 3 क्वार्टर्स में इन्होंने 106 स्टोर्स ऐड किए टोटल। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा खासा रहा है। Q3 में इनका 48% से वॉल्यूम ग्रो हुआ है और इन तीनों मंथ का अगर देखें तीनों क्वार्टर्स को तो 45% से इनका वॉल्यूम ग्रो हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंटर्स जो है अभी जनवरी में भी नॉर्थ इंडिया में चल ही रही हैं। तो विंटर्स एक्सटेंड होने से बहुत चांसेस है कि इनका जो Q4 का नंबर होगा उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर्स इनको देखने को मिलेंगे आपको। प्लस एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए, स्टोर्स ओपन करना, स्टोर्स को तेज़ी से बढ़ाना ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है कि कोई रिटेलर अच्छा कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो प्रॉफ़िट जनरेट कर पाएगा, तभी स्टोर्स नए ओपन करेगा, वो स्टोर्स उसके अच्छे चलेंगे तभी और नए स्टोर्स लगाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट सिर्फ़ स्टोर्स लगाना सफिशिएंट नहीं होता है। स्टोर्स को आप कैसे मैनेज करते हो, आप सेल्स कैसे जनरेट करते हो, सेल्स जनरेट करने की आपकी रेसिपी क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेल्स ज़्यादा कर पाओगे, तो ही आप ज़्यादा स्टोर्स भी लगा पाओगे। तो सेल्स जनरेट करने की जो आर्ट है, वो आपके पास है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इसी सेगमेंट में दूसरे प्लेयर्स भी हैं, जैसे आप बाज़ार स्टाइल रिटेल को देख लो, तो प्लेयर तो वो भी अच्छा है, रिटेलिंग के बिज़नेस में वैल्यू फैशन के बिज़नेस में वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट अगर आप देखोगे तो वी2 रिटेल से वो काफ़ी पीछे है। वहीं इसके अलावा पर्सनली भी मैंने अपने सिटी में जो स्टोर्स विज़िट किए वी2 रिटेल के, विशाल मेगा मार्ट के तो मैंने देखा भाई कि मुझे तो लग रहा था उनका इन्वेंटरी का ही कुछ मिसमैनेजमेंट सा हो गया। मतलब ठंड एकदम पीक पे है। तो और उनके स्टोर में जो है ठंड से रिलेटेड कोई इन्वेंटरी ही नहीं था, एकदम खाली था स्टोर। तो या तो ऐसा था कि मतलब ये जज ही नहीं कर पाया कि कितना इनको इन्वेंटरी मेंटेन करना है, ठंड कितनी रहेगी, ऐसा कुछ हो गया। या फिर अब 1-2 स्टोर से आप पूरा इनके पास 600 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं विशाल मेगा मार्ट के पास। तो आप पूरे इनके स्टोर्स को जज तो नहीं कर सकते हो कि सारे स्टोर्स में भी यही कंडीशन रही होगी। बट हाँ, ये नंबर्स अगर आप देखो विशाल मेगा मार्ट का जो आया है अभी 20% के अराउंड उनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो ये तो यहाँ से तो क्लियर हो रहा है कि इनका ज़रूर इन्वेंटरी का जो है कुछ मिसमैनेजमेंट था। तैयारी जैसी होनी चाहिए थी वैसी थी नहीं। बट वी2 रिटेल वहाँ पे भी एकदम खरा उतरा, ठंड इस बार ज़्यादा थी बट इनके पास इन्वेंटरी एकदम ज़बरदस्त थी। प्लस आप वी2 रिटेल का अगर स्टोर रेगुलरली विज़िट करो तो आप देखोगे 7 दिनों में, 10 दिनों में आपको इनका स्टोर एकदम से चेंज दिखेगा। जो इन्वेंटरी इनके स्टोर में रहेगी वो एकदम से बदली-बदली सी लगेगी। या तो चीज़ें तुरंत बिक जाती हैं, इनका जो इनके अपैरल्स हैं, या फिर वो उसको रोटेट करते रहते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा करते हैं, कोई इनके पास रेसिपी है जिससे कि ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, सेल्स का नंबर इनका अच्छा खासा आ रहा है। तो खैर ये तो हो गया वी2 रिटेल का, अब बात करते हैं टाइमेक्स का। तो टाइमेक्स तो देखिए कौन कॉल वगैरह करता नहीं है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा हमारे पास जानकारी नहीं होती है। उसका जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है वो उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, प्लस उनका जो रिजल्ट्स वगैरह है। तो अभी उनका जो रिजल्ट आया तो इस बार क्यू3 का सेल्स तो बढ़ा है, ग्रोथ हाई है। अराउंड 26% से टाइमेक्स का क्यू3 में सेल्स बढ़ा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त नहीं है जैसा कि हमें इससे उम्मीद थी। बट वही है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो दुर्गा पूजा, दशहरा था, उसका इम्पैक्ट क्यू2 में चला आया था। सारे रिटेलर के साथ ये था। वी2 रिटेल के साथ ये एडवांटेज ये था कि भाई वो अपैरल सेल करती है, तो इस बार विंटर ज़्यादा पड़ा तो विंटर का उसको एडवांटेज मिल गया। टाइमेक्स के साथ तो ऐसा है नहीं कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो लोग घड़ियाँ ज़्यादा परचेज़ करेंगे। तो टाइमेक्स को यहाँ पे उन चीज़ों का एडवांटेज मिला नहीं। बट चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम देखेंगे आप ना तीनों क्वार्टर मिला के देखेंगे कि इन 3 क्वार्टर्स में क्या परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर के तीनों क्वार्टर से कंपेयर करके। तो हम देखें टाइमेक्स के लेके तो इनका इन 9 महीनों में 3 क्वार्टर्स में जो सेल्स है लास्ट ईयर के तीनों क्वार्टर से आप देखेंगे तो 40% ग्रो कर गया है। मतलब 140% के आसपास इनका पूरा सेल्स का नंबर आया है। 40% की इसमें ग्रोथ आई है। इसके अलावा इनका टाइम्स का पैट भी 116% से बढ़ा है, क्योंकि इनके मार्जिन में लगातार इंप्रूवमेंट होते हुए दिखा है। Q3 में भी जो है मुझे इनके मार्जिन में काफ़ी अच्छे खासे वो इम्प्रूवमेंट की उम्मीद थी, लेकिन इस बार दिखा नहीं उतना। जो भी रीज़न रहा उसके लिए, अब चूँकि कॉल तो करते नहीं कि हमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता चले कि इनके बिज़नेस में एक्चुअली हो क्या रहा है। Q4 में हो सकता है कि Q4 में भी थोड़ा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट मिले, तो Q4 का देखते हैं क्या नंबर्स रहते हैं। बट अभी तक का आप ओवरऑल टाइम्स का परफॉर्मेंस देखें, तो सिर्फ Q3 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो थोड़ा-सा ठंडा लगेगा। बट अगर आप तीनों क्वार्टर को मिला के देखेंगे, तो आपको ठीक दिखेगा कि 40% से रेवेन्यू बढ़ गया है और 116% से पैट बढ़ गया है टाइमिक्स का। वहीं अगर आप इसको इनका जो नियर कॉम्पिटिटर है एथोल, उससे कंपेयर करेंगे टाइमेक्स को, तो आपको लगेगा कि हाँ, टाइमेक्स जो है काफ़ी बेटर कर रहा है। एथोल जो हम इस बार भी Q3 में भी देखिए 20% के अराउंड ही मुझे लग रहा है रहेगा, या फिर उससे हो सकता है नीचे भी है, हमें कुछ सरप्राइज़ भी मिल जाए। क्योंकि Q3 तो सबके लिए ठंडा हो गया है रिटेलिंग में। तो ठीक है, वी2 रिटेल का हो गया, टाइमेक्स का अपडेट हो गया, और प्लस जो भी जियोपॉलिटिकल थोड़ी-सी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर